भीतर उबल रही नई शक्तियों को स्थिर करने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। तत्काल मिशन, अर्जेंट मिशन शुरू। मिशन जहर और इस्पात का परीक्षण। स्थान हौज खास मेट्रो स्टेशन, अंडरग्राउंड टनल, छिपा हुआ क्षेत्र। लक्ष्य डंजन के मालिक, बॉस का शिकार करें। समय सीमा 1 घंटा। दंड, यदि मिशन पूरा नहीं हुआ तो खिलाड़ी का दिल ऊर्जा के दबाव से फट जाएगा। सिद्धू ने अपनी छाती पर हाथ रखा। सच में उसका दिल किसी इंजन की तरह तेज धड़क रहा था। धक धक धक। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी नसें उस अपार शक्ति को संभाल नहीं पा रही हैं जो जागने के बाद उसके अंदर मचल रही थी। उसे इस ऊर्जा को निकालने के लिए एक शिकार की जरूरत थी, एक बड़े शिकार की। हौस खास, सिद्धू ने दांत पीसते हुए कहा। सिस्टम भी जानता है कि मुझे गुस्सा कहाँ निकालना है। उसने एक ऑटो रोका नहीं, बल्कि छाया की रफ्तार से हौस खास की तरफ दौड़ लगा दी। स्थान हौस खास मेट्रो स्टेशन, अंडरग्राउंड टनल। मेट्रो स्टेशन सुनसान था। सिस्टम ने एक इंस्टेंस डंजियन क्रिएट कर दिया था, यानी असली दुनिया से कटी हुई एक जगह। सिद्धू ने सीढ़ियां उतरते हुए देखा कि प्लेटफार्म पर हर जगह सन्नाटा है। लेकिन यह शांति नहीं थी, यह तूफान से पहले की खामोशी थी। टनल के गहरे अंधेरे से पानी छलकने की आवाज आई। छप छप। हवा में सड़ी हुई गंध और जहर की तीखी महक घुल गई। लोहे की पटरियां किसी तेजाब से पिघली हुई लग रही थीं। टनल की छत से चिपका हुआ एक विशालकाय साया धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। अंधेरे में दो चमकती हुई नारंगी आंखें, ऑरेंज आइज, जली। बॉस, नीला विषधर नाग, ब्लू वेनम फैंड कसका। रैंक सी, विशेष। यह कोई मामूली सांप नहीं था। यह मेट्रो ट्रेन के बराबर लंबा था। उसकी चमड़ी, स्केल्स, नीले स्टील जैसी चमक रही थी, जिस पर शायद गोलियों का भी असर न हो। उसके मुंह से हरे रंग का जहरीला धुआं निकल रहा था। नाग ने सिद्धू को देखा और एक भयानक फुफकार, हिस मारी। सहा। उसकी फुफकार से ही मेट्रो स्टेशन के कांट चटक गए। सिद्धू ने ऊपर देखा। उसके चेहरे पर डर नहीं, बस एक ठंडी गंभीरता थी। तो तुम हो जो मेरी बेचैनी दूर करोगे? लड़ाई शुरू। नाग ने हमला करने में देर नहीं की। वह किसी बुलेट ट्रेन की रफ्तार से नीचे आया। उसका जबड़ा खुला हुआ था, जिसके दांत किसी तलवार से बड़े थे और उनसे जहर टपक रहा था। सिद्धू अपनी जगह से हिला तक नहीं। जैसे ही नाग का मुंह उसे निगलने वाला था, सिद्धू ने अपना बायां हाथ ऊपर उठाया। खटाक। एक जोरदार आवाज गूंजी। सिद्धू ने नाग के निचले जबड़े को नंगे हाथ से रोक लिया था। नाग ने अपना पूरा जोर लगा दिया। उसका विशाल शरीर हवा में लहराने लगा। पूंछ ने पटरियों को उखाड़ फेंका, लेकिन सिद्धू के पैर जमीन में गड़े रहे। कमजोर, सिद्धू ने ठंडे स्वर में कहा। तुम्हारे जहर में बदबू बहुत है। उसने अपनी पकड़ मजबूत की। सिद्धू ने बिना किसी हथियार के अपनी पाश्विक शक्ति, ब्रूट स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए नाग के जबड़े को एक झटके में जमीन पर दे मारा। बूम। कंक्रीट का प्लेटफार्म टूटकर नीचे धंस गया। नाग दर्द से चिल्लाया और उसने अपनी पूंछ से सिद्धू पर वार किया। पूंछ हवा को चीरती हुई आई, जैसे कोई कोड़ा हो। सिद्धू ने बस अपनी गर्दन हल्की सी टेढ़ी की। पूंछ उसके कान के पास से गुजर गई और दीवार में गहरा गड्ढा कर दिया। मेरी बारी। सिद्धू गायब हो गया। अगले ही पल वह नाग के सिर के ऊपर हवा में था। उसकी मुट्ठी में काली ऊर्जा, डार्क एनर्जी जमा हो रही थी। उसकी आंखें नीली रोशनी से चमक रही थीं। सो जाओ। उसने मुक्का मारा, सीधा नाग के सिर के बीचों बीच।
क्रैक। आवाज ऐसी थी जैसे बम फटा हो। नाक की स्टील जैसी खोपड़ी स्कल चकनाचूर हो गई। उसका सिर जमीन में धंस गया और पूरा शरीर एक बार अकड़ा और फिर ढीला पड़ गया। काला खून फव्वारे की तरह निकला, लेकिन सिद्धू के चारों ओर एक अदृश्य कवच था जिसने उसे गंदा होने से बचा लिया। बॉस परास्त। आपातकालीन मिशन पूरा हुआ। खिलाड़ी की स्थिति स्टेटस स्थिर हो गई है। सिद्धू जमीन पर उतरा। उसकी सांसें अब सामान्य थीं। दिल का वो भारीपन जा चुका था। इतना बड़ा शरीर और जान इतनी सी। नाग का शरीर धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा। राख के ढेर में एक चीज चमक रही थी। सिद्धू ने झुककर उसे उठाया। यह एक खंजर डैगर था। यह किसी आम धातु का नहीं बना था। यह नाग के जहरीले दांत से बना था। इसकी धार पारदर्शी ट्रांसपेरेंट थी और अंदर नीला जहर बह रहा था। आइटम प्राप्त कासाका का जहरीला खंजर कस्काज वेनम फैंग। रैंक सी। अटैक पावर +25। प्रभाव पक्षाघात पैरालिसिस और रक्तस्राव ब्लीडिंग। सिद्धू ने खंजर को हवा में नचाया। खंजर ने हवा में नीली लकीर छोड़ी। बुरा नहीं है, सिद्धू ने मुस्कुराते हुए कहा। व्हाइट टाइगर वालों के लिए सही तोहफा रहेगा। साथ ही एक और आइटम मिला। आइटम कासाका का जहर कस्काज वेनम ग्लैंड। विवरण: इसे पीने से आपकी त्वचा मजबूत होगी, लेकिन जहर से मरने का खतरा है। सिद्धू ने जहर की थैली को देखा। मरने का खतरा? वह हंसा। मौत तो मेरी पुरानी दोस्त है। उसने बिना सोचे पूरा जहर घटक लिया। सिस्टम अलर्ट। डिटॉक्सिफिकेशन शुरू। असफल। जहर आपके शरीर में घुल गया है। बधाई हो। क्षति में कमी डैमेज रिडक्शन निष्क्रिय कौशल प्राप्त हुआ। अब आपकी त्वचा पर सामान्य हथियारों का असर कम होगा। सिद्धू ने अपनी मुट्ठी बंद की। उसे अपनी त्वचा अब लोहे जैसी सख्त महसूस हो रही थी। वह डंजन के निकास द्वार एग्जिट की तरफ बढ़ा। लेकिन जैसे ही वह बाहर की रोशनी में कदम रखने वाला था, उसकी सेंस ने उसे चेतावनी दी। बाहर कोई था। कोई ऐसा जो बहुत ताकतवर था। और वो उसका इंतजार कर रहा था। सिद्धू ने कासाका का खंजर अपनी आस्तीन में छिपाया और बाहर कदम रखा। लगता है आज की रात लंबी होने वाली है। स्थान हौज खास मेट्रो स्टेशन डंजन के अंदर। विशाल नाग की लाश अब पूरी तरह धुएं में बदल चुकी थी। सिद्धू वही पटरियों पर बैठा अपनी नई ताकत को महसूस कर रहा था। उसने कासाका की जहर की थैली पी ली थी। शुरुआत में उसे लगा जैसे उसके अंदर आग लग गई हो, लेकिन अब एक ठंडक थी। उसने अपनी बाह की त्वचा को देखा। वो पहले से थोड़ी पक्की और हल्की सी चमकदार लग रही थी। निष्क्रिय कौशल लोहे की त्वचा आयरन स्किन सक्रिय। मतलब अब छोटे मोटे चाकू और गोलियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। फिर उसकी नजर जमीन पर पड़ी। नाग के मरने के बाद सिर्फ खंजर ही नहीं गिरा था। वहां बहुत सारे जादुई पत्थर मनास्टोन्स और नाग की खाल स्केल्स के टुकड़े भी पड़े थे। ये सी रैंक डंजन की लूट थी। बाजार में इनकी कीमत करोड़ों में थी। सिद्धू ने सिस्टम की इन्वेंटरी भंडार खोली। सब उठा लो। एक सेकंड में सारा सामान गायब हो गया और उसके डिजिटल स्टोरेज में जमा हो गया। अब निकलने का वक्त है। लेकिन इस बार वह गेट से बाहर ऐसे नहीं निकला कि सब उसे देख लें। उसने अपनी जैकेट की हुड सर पर डाली और छाया का इस्तेमाल करके मेट्रो के पिछले रास्ते इमरजेंसी एग्जिट से बाहर निकल गया। पुलिस और एजीटी की गाड़ियां आगे खड़ी रहीं और वो पीछे की गलियों से हवा की तरह गायब हो गया।
स्थान पालिका बाजार, अंडरग्राउंड हंटर मार्केट। समय दोपहर के 12 बजे। दिल्ली का अंडरग्राउंड हंटर मार्केट एक ऐसी जगह थी जहां सवाल नहीं पूछे जाते थे। यहां चोरी का माल, डंजन की लूट और बिना लाइसेंस के हथियार बिकते थे। सिद्धू एक दुकान के सामने रुका। बोर्ड पर लिखा था, गुप्ता एंड सन्स, जादुई सामग्री के थोक विक्रेता। अंदर बैठा सेठ गुप्ता एक मोटे चश्मे से हीरे की परख कर रहा था। सिद्धू ने दुकान में कदम रखा। गुप्ता ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। साधारण कपड़े, सस्ता हुड। हाँ भाई, क्या बेचने आया है? कोई ई रैंक का पत्थर है क्या? 500 रुपए दूंगा, गुप्ता ने बिना दिलचस्पी के कहा। सिद्धू ने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी जेब इन्वेंटरी से एक नीला पत्थर, सी रैंक मनास्टोन, निकाला और काउंटर पर रख दिया। पत्थर की चमक ने दुकान को रोशन कर दिया। गुप्ता की आंखें चश्मे से बाहर आ गईं। ये तो सी रैंक का शुद्ध पत्थर है। तुझे कहां से मिला? गुप्ता की आवाज में लालच आ गया। उसने सोचा, लड़का अनजान है, इसे ठग लेता हूं। हम माल तो ठीक है, लेकिन इसमें क्रैक है। बाजार मंदा है। मैं तुझे इसके 50,000 दे सकता हूं। असली कीमत कम से कम 5 लाख थी। सिद्धू मुस्कुराया। उसने काउंटर पर हाथ रखा। अगले ही पल ठक ठक ठक, उसने एक के बाद एक 20 और पत्थर काउंटर पर ढेर कर दिए और साथ में नाक की वो नीली खाल, स्केल्स भी रख दी। गुप्ता की कुर्सी पीछे खिसक गई। वह पसीना पोंछने लगा। तुम हो कौन? सिद्धू ने काउंटर पर झुककर गुप्ता की आंखों में देखा। सेठ जी, मुझे बाजार का भाव पता है। कुल मिलाकर 2 करोड़ का माल है। मैं 1.8 करोड़ लूंगा। कैश? अभी? गुप्ता का लालच फिर जागा। उसने सोचा, लड़का अकेला है। मेरे पास पीछे गनमैन है। गुप्ता ने एक बटन दबाया। पीछे से 2 हट्टे-कट्टे बॉडीगार्ड्स, डी रैंक हंटर्स, निकल आए। सुन लड़के, गुप्ता ने अकड़ते हुए कहा, सामान यहीं छोड़ दे और निकल जा, वरना ये लोग तुझे। गुप्ता की बात पूरी भी नहीं हुई थी। सिद्धू की परछाई थोड़ी लंबी हुई। उसने बॉडीगार्ड्स की तरफ देखा भी नहीं। उसने बस अपनी तर्जनी, इंडेक्स फिंगर से काउंटर पर हल्का सा दबाव डाला। क्रैक! मोटा कांच का काउंटर बीच से चटक गया। सिद्धू ने अपना कासाका का खंजर निकाला और बिजली की रफ्तार से गुप्ता की टाई को काटकर काउंटर पर पिन कर दिया। खंजर गुप्ता के गले से सिर्फ 1 बाल बराबर दूर था। दुकान में सन्नाटा छा गया। दोनों बॉडीगार्ड्स अपनी जगह जम गए। उन्हें महसूस हो गया था, अगर वो हिले तो उनकी गर्दन धड़ से अलग होगी। सेठ जी, सिद्धू ने प्यार से कहा, सौदा कर रहे हो या वसीयत लिख रहे हो? गुप्ता कांपने लगा। सौदा करेंगे सर। अभी पैसे देता हूं। स्थान एम्स AIIMS हॉस्पिटल, प्राइवेट वार्ड। 1 घंटे बाद सिद्धू अस्पताल के रिसेप्शन पर खड़ा था। मेरी मां सुमित्रा शर्मा का पेंडिंग बिल कितना है? रिसेप्शनिस्ट ने कंप्यूटर चेक किया। सर, उनका बिल बहुत पेंडिंग है। 15 लाख रुपए। अगर आज जमा नहीं हुआ तो इलाज रोकना पड़ेगा। सिद्धू ने बैग काउंटर पर रखा। पूरा जमा कर लो और उन्हें जनरल वार्ड से VIP स्वीट में शिफ्ट कर दो। उसने बैग से नोटों की गड्डियां निकाली। और एडवांस के तौर पर 50 लाख और जमा कर लो। मेरी मां को बेस्ट डॉक्टर मिलना चाहिए। रिसेप्शनिस्ट और आसपास खड़े लोग खुले मुंह से उसे देख रहे थे।
सिद्धू अपनी मां के कमरे में गया। वह अभी भी कोमा में थी, मशीनों से घिरी हुई। एटर्नल स्लीप बीमारी ने उन्हें सुला रखा था। सिद्धू ने उनका हाथ पकड़ा। मां, मैंने पैसे का इंतजाम कर लिया है। उसने उनकी सूखी हुई हथेली को अपने माथे से लगाया। डॉक्टर कहते हैं इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, लेकिन वो झूठ बोलते हैं। सिद्धू की आंखों में नीली रोशनी चमक उठी। आइटम जानकारी: जीवन का अमृत, इलिक्सर ऑफ लाइफ। बनाने की सामग्री: राक्षस राजा की राख, डीमन किंग्स ऐश। पवित्र वृक्ष का फल, शुद्ध पानी। सिस्टम ने उसे बताया था कि अगर वो 100वीं मंजिल लेवल 100 तक पहुंच गया तो वह अमृत बना सकता है, जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। मैं दुनिया को जला दूंगा मां, पर तुम्हें वापस लाऊंगा। तैयारी: नए कपड़े, नया राजा। अस्पताल से निकलने के बाद सिद्धू ने सबसे पहले अपनी हुलिया बदली। उसने ब्रांडेड काले कपड़े खरीदे। एक लंबी ब्लैक ट्रेंच कोट जो उसकी शैडो मोनार्क वाली इमेज पर सूट करे। अच्छे जूते जो दौड़ते वक्त आवाज न करें। अब वह वो कुली सिद्धू नहीं लग रहा था। वह एक एस रैंक मॉडल जैसा दिख रहा था। जब वह घर वापस आया तो सूरज ढल रहा था। उसकी छत पर कौवे काम कर रहे थे। सिद्धू ने आसमान की तरफ देखा। सिस्टम का एक मैसेज उसके सामने टिमटिमा रहा था। क्या आप तैयार हैं? जॉब चेंज क्वेस्ट, राजा का सिंहासन। स्थान: लाल किला। अनुशंसित रिकमेंडेड लेवल 40+। सिद्धू ने अपने नए कपड़ों को झाड़ा और कासाका के खंजर को कमर पर बांधा। चलो, अब वक्त आ गया है अपनी असली फौज बनाने का। उसने स्वीकार करें पर क्लिक किया। उसके पैरों के नीचे एक काला गड्ढा, ब्लैक पोर्टल, खुल गया। सिद्धू उसमें धीरे धीरे समाने लगा। अगली बार जब मैं बाहर आऊंगा तो मैं अकेला नहीं रहूंगा। स्थान: दीवानयाम, छाया आयांग। माहौल: हवा भारी थी। सांस लेना मुश्किल हो रहा था, जैसे हवा में ऑक्सीजन नहीं, सिर्फ लोहे का जंग हो। सिंहासन के सामने खड़ा वह रक्तिम सेनापति, ब्लड रेड कमांडर, किसी मूर्ति की तरह स्थिर था। सिद्धू ने एक कदम आगे बढ़ाया। तो तुम हो आखिरी परीक्षा। सेनापति ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपना हाथ धीरे से अपनी विशाल तलवार, ग्रेट स्वॉर्ड, की ओर बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियों ने मूठ हिल्ट को छुआ, बूम! उससे निकलने वाली बैंगनी पर्पल आभा ने पूरे हॉल को हिला दिया। फर्श के पत्थर चटकने लगे। राउंड 1, तलवार का तूफान। सिद्धू ने अपनी गर्दन चटकाई। स्किल: स्प्रिंट सक्रिय। वह गायब हो गया। सिद्धू की रफ्तार आवाज से भी तेज थी। वह एक पल में सेनापति के पीछे था। उसका कासाका का खंजर सीधा गर्दन के जोड़ की तरफ बढ़ा। लेकिन सेनापति को पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं थी। उसने बस अपनी विशाल तलवार को पीठ के पीछे घुमाया। क्लैंग! खंजर और तलवार टकराए। चिंगारियां किसी आतिशबाजी की तरह फूटीं। सिद्धू हैरान रह गया। इतनी भारी तलवार को इतनी तेज कैसे घुमा सकता है? सेनापति ने कलाई मोड़ी और तलवार का एक क्षैतिज हॉरिजॉन्टल वार किया। यह वार इतना तेज था कि हवा कटने की आवाज आई। श्वा! सिद्धू ने अपनी पीठ पीछे की तरफ झुकाई, मैट्रिक्स स्टाइल। तलवार की धार उसकी नाक के इंच भर ऊपर से गुजरी, उसके बालों की लटें काट दीं। तलवार का वार खाली गया, लेकिन उससे निकली शॉकवेव ने पीछे के 3 बड़े खंभों को काट दिया। धड़ धड़ धड़! छत का एक हिस्सा नीचे गिरने लगा। सिद्धू ने बैकफ्लिप मारी और 10 मीटर दूर जाकर गिरा।
पागल है क्या? पूरा किला गिराएगा? सेनापति रुका नहीं। वह लपका। उसने अपनी तलवार को ऊपर उठाया और पूरी ताकत से जमीन पर मारा। स्किल अर्थ स्प्लिटर। सिद्धू बाईं ओर कूदा। जहां वह खड़ा था वहां जमीन फट गई। एक गहरी खाई बन गई। मलबे के टुकड़े गोलियों की तरह उड़ रहे थे। एक पत्थर का टुकड़ा सिद्धू के गाल को चीरता हुआ निकल गया। खून की एक बूंद टपकी। सिद्धू ने अपना गाल पोंछा। उसकी आंखों में अब मजाक नहीं था। बहुत हो गया डिफेंस। राउंड 2 परछाइयों का नृत्य। सिद्धू फिर से भागा, लेकिन इस बार वह सीधा नहीं गया। उसने छाया कदम शैडो स्टेप का इस्तेमाल किया। वह कभी खंभे की परछाई में घुसता, कभी मलबे के पीछे से निकलता। सेनापति कंफ्यूज हो गया। उसे हर तरफ सिद्धू की मौजूदगी महसूस हो रही थी। सिद्धू अचानक उसके दाहिनी ओर से निकला और उसकी पसली पर वार किया। खच! खंजर ने लाल कवच पर एक लंबी लकीर खींच दी, लेकिन कवच नहीं टूटा। सिद्धू बाईं ओर से निकला। घुटने पर वार। खच! फिर भी कवच सलामत रहा। सेनापति ने गुस्से में एक जोरदार दहाड़ मारी और अपनी बाह घुमाई। उसका लोहे का मुक्का सिद्धू को लगने ही वाला था कि सिद्धू ने अपना हाथ आगे कर दिया। स्किल रूलर्स ऑथोरिटी, शासक का अधिकार। एक अदृश्य दीवार ने सेनापति के मुक्के को रोका। लेकिन सेनापति की ताकत इतनी ज्यादा थी कि अदृश्य दीवार टूट गई। मुक्का सिद्धू के कंधे पर लगा। क्रैक! हड्डी चटकने की आवाज। सिद्धू किसी फटे हुए पतंग की तरह उड़ता हुआ पीछे गया और दीवानयाम की दीवार में जा धंसा। धूल का गुबार उठ गया। खांस! खांस! सिद्धू मलबे से बाहर निकला। उसका बायां कंधा सुन्न पड़ गया था। साला! यह तो टैंक है। इसके कवच को भेदना मुश्किल है। सामने से सेनापति धीरे धीरे आ रहा था। उसके कदमों की आवाज ठक 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 मौत की घड़ी जैसी लग रही थी। उसने अपनी तलवार उठाई सिद्धू को खत्म करने के लिए। लेकिन तभी सेनापति रुका। उसने अपनी तलवार को देखा। फिर उसने सिद्धू को देखा जो घायल होकर भी मुस्कुरा रहा था। सेनापति ने अपनी तलवार को जमीन में गाड़ दिया। उसने अपने हाथ खाली कर दिए और सिद्धू को इशारा किया, आओ अब बराबरी की लड़ाई होगी। सिद्धू ने खून थूका और खड़ा हुआ। तुझे अपनी ताकत पर बहुत घमंड है ना? सिद्धू ने अपना खंजर भी इन्वेंटरी में डाल दिया। चल तेरा घमंड तोड़ते हैं। राउंड 3 मुक्कों की बारिश। दोनों एक दूसरे की ओर दौड़ पड़े। इस बार कोई हथियार नहीं, सिर्फ हड्डियां और लोहे का कवच। वे बीच में टकराए। सिद्धू ने छलांग लगाई और घुटने नी से सेनापति के हेलमेट पर वार किया। बैंग! लोहे की गूंज हुई। सेनापति का सिर पीछे गया, लेकिन उसने गिरते गिरते सिद्धू का पैर पकड़ लिया और उसे जमीन पर पटक दिया। सिद्धू ने जमीन पर गिरते ही अपने पैरों से सेनापति की गर्दन को कैंची सिजर लॉक की तरह जकड़ लिया। उसने सेनापति को गिराने की कोशिश की, लेकिन सेनापति ने सिद्धू को अपने साथ ही ऊपर उठाया और अपनी पीठ दीवार से दे मारी। थर्ड! सिद्धू की आंखों के आगे अंधेरा छा गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सेनापति के बाजू को पकड़ा और एडवांस्ड स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके उसकी उंगलियां मोड़ने की कोशिश की। दोनों जमीन पर लुढ़क रहे थे। सिद्धू का मुक्का सेनापति के पेट पर डोंग। कवच में डेंट पड़ गया। सेनापति का मुक्का सिद्धू के मुंह पर। सिद्धू ने अपना सिर हटा लिया। मुक्का जमीन में धंस गया। यह लड़ाई अब तकनीक की नहीं,
सहन शक्ति एंड्योरेंस की थी। कौन पहले टूटेगा? सिद्धू हाँफ रहा था। उसका शरीर नीला पड़ चुका था। सेनापति भी धीमा हो गया था। उसके कवच के कई हिस्से पिचक चुके थे। अंतिम चरण, राजा का फैसला। सिद्धू ने एक आखिरी चाल चली। उसने जानबूझकर अपना डिफेंस बचाव खोल दिया। सेनापति ने मौका देखा और सीधा सिद्धू के गले को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। यही तो मैं चाहता था। जैसे ही सेनापति का हाथ करीब आया, सिद्धू नीचे बैठ गया। उसने अपनी पूरी ताकत अपने दाहिने मुक्के में डाल दी। उसके मुक्के पर काला धुआं और नीली बिजली जमा होने लगी। स्किल, वाइटल स्ट्राइक, महत्वपूर्ण प्रहार, मैक्स पावर। सिद्धू ने ऊपर की ओर मुक्का मारा। निशाना सेनापति की थोड़ी चेन, जहां हेलमेट का जोड़ सबसे कमजोर था। बूम! आवाज ऐसी थी जैसे तोप चली हो। सिद्धू का मुक्का सेनापति की थोड़ी से टकराया। झटका इतना तेज था कि सेनापति का हेलमेट हवा में उड़ गया। उसका 7 फीट का भारी शरीर हवा में उछला और पीठ के बल जमीन पर जा गिरा। पूरे लाल किले में सन्नाटा छा गया। सिद्धू घुटनों पर बैठ गया, बुरी तरह हाँफ रहा था। उसके पोरों से खून बह रहा था। सामने सेनापति पड़ा था। उसका हेलमेट दूर पड़ा था। उसके कवच के अंदर से अब सिर्फ काला धुआं निकल रहा था। वह उठने की कोशिश कर रहा था। 1 बार, 2 बार, लेकिन सिद्धू के उस आखिरी वार ने उसकी चेतना, कॉन्शसनेस को हिला दिया था। वह धीरे से वापस गिर गया। उसने अपनी गर्दन मोड़ी और सिद्धू को देखा। उसकी चमकती हुई आंखों की रोशनी धीरे धीरे मध्यम पड़ने लगी। उसने अपना हाथ थोड़ा सा उठाया, जैसे सिद्धू की जीत को स्वीकार कर रहा हो। बॉस, रक्तिम सेनापति परास्त, आपने असंभव को संभव कर दिखाया है। लेवल अप, लेवल अप, लेवल अप, लेवल अप। सिद्धू लड़खड़ाते हुए उसके पास गया। तू तू एक महान योद्धा है। सिद्धू ने उसके सीने पर हाथ रखा। तेरा यह अंत नहीं होना चाहिए। सेनापति का शरीर अब पूरी तरह से राख और धुएं में बदल रहा था, लेकिन उसकी आत्मा एक नीली लौ हवा में तैर रही थी। सिद्धू ने गहरी सांस ली। सिस्टम, अब कोई बकवास नहीं। मुझे यह चाहिए। उसने अपना हाथ फैलाया। उसकी परछाई ने पूरे कमरे को ढक लिया। उसकी आवाज अब एक राजा की थी। मृत्यु मेरा अंत नहीं है, और न ही तुम्हारा। मेरी परछाई में वापस आओ और अपनी तलवार मेरे लिए उठाओ। उसने पूरी कायनात की ताकत अपनी आवाज में भर दी। जागो, अराइस। वूश! एक चीख गूंजी, दर्द की नहीं, बल्कि शक्ति की। सेनापति की आत्मा फट पड़ी और काले धुएं का एक विशाल स्तंभ, पिलर, बन गई। उस धुएं के बीच से एक नया योद्धा बाहर निकला। अब वह लाल नहीं था। वह स्याह काला, जेट ब्लैक था। उसके कवच से अंधेरे की किरणें निकल रही थीं। उसकी आंखों में अब वो पुरानी थकान नहीं थी, बल्कि एक नई, ताज़ा नीली आग थी जो अपने मालिक के लिए दुनिया जलाने को तैयार थी। वह योद्धा सिद्धू के सामने आया, और पहली बार उसने अपना सिर पूरी तरह जमीन पर टेक दिया। पूर्ण समर्पण। छाया सैनिक प्राप्त। रैंक एलीट नाइट, एलीट नाइट। सिद्धू मुस्कुराया। दर्द के बावजूद उसे गर्व महसूस हो रहा था। तुम्हारा पुराना नाम जो भी हो, वो मर चुका है। सिद्धू ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम युद्ध में निपुण हो। तुम मेरे सबसे सक्षम सेनापति हो। तुम्हारा नाम दक्ष, दक्ष होगा। नाम स्वीकार, दक्ष। दक्ष खड़ा हुआ और सिद्धू के पीछे
उसकी दाईं ओर जाकर खड़ा हो गया। सिद्धू ने मुड़कर अपनी नई सेना को देखा, सैकड़ों काले सैनिक और उनका लीडर दक्ष। सिद्धू ने अपनी फटी हुई शर्ट को देखा और हंसा। चलो दक्ष, लाल किले का टूर खत्म हुआ। अब बाहर की दुनिया को बताते हैं कि असली बॉस कौन है। स्थान लाल किला, बाहरी गेट वास्तविक दुनिया। समय सुबह के 4 बजे। लाल किले के बाहर माहौल तनावपूर्ण था। पुलिस की गाड़ियों की बत्तियां घूम रही थीं। गरुड़ गिल्ड के हंटर्स और काव्या सोलंकी अपनी तलवारों की मूठ पर हाथ रखे हुए थे। मीडिया की वैन भी पहुंच चुकी थीं। कैमरे जूम करके उस लाल धुंध रेड फॉग पर टिके थे। गेट खुलने वाला है, एक सेंसर टाइप हंटर चिल्लाया। ऊर्जा का स्तर गिर रहा है। सबने सांसें रोक लीं। उन्हें उम्मीद थी कि अंदर से कोई भयानक राक्षस निकलेगा या फिर खून से लथपथ लाशें। तभी सुन्नन लाल धुंध हवा में बिखर गई और गेट के बीचों बीच से एक आकृति बाहर निकली। वह सिद्धू था। उसकी ब्लैक ट्रेंच कोट थोड़ी फटी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर धूल लगी थी। वह ऐसे बाहर आया जैसे कोई मॉर्निंग वॉक करके पार्क से निकल रहा हो। उसने बाहर आते ही एक लंबी अंगड़ाई ली। आह! कमर अकड़ गई थी। वहां मौजूद सैकड़ों लोग सन्न रह गए। सन्नाटा इतना गहरा था कि क्रिकेट की आवाज भी सुनाई दे रही थी। काव्या एस रैंक सबसे पहले आगे बढ़ी। वह कंफ्यूज थी। तुम उसने हकलाते हुए पूछा। अंदर। बॉस, वो सेनापति, वो सब कहाँ हैं? सिद्धू रुका। उसने काव्या को देखा, फिर अपनी जेब से फोन निकाला, जो चमत्कारी रूप से टूटा नहीं था। बॉस, सिद्धू ने लापरवाही से कहा। शायद छुट्टी पर गया होगा। अंदर तो कोई नहीं था। काव्या की आंखें सिकुड़ गईं। झूठ मत बोलो। मैंने अंदर से भारी मात्रा में डार्क एनर्जी महसूस की थी। सिद्धू उसके पास से गुजरने लगा। जब वह काव्या के बगल से निकला तो काव्या की परछाई एक पल के लिए हिली। उसे लगा जैसे अंधेरे में से 2 नीली आंखें दक्ष उसे घूर रही हैं और कह रही हैं, मेरे राजा से सवाल पूछने की जुर्रत मत करना। काव्या के रोंगटे खड़े हो गए। वह पीछे हट गई। सिद्धू पुलिस बैरिकेड के पास पहुंचा। एक पुलिसवाला डंडा लेकर खड़ा था। ओए, रुक, आईडी दिखा। सिद्धू ने पुलिसवाले की तरफ देखा और मुस्कुराया। सर, ऑटो मिलेगा क्या? मुनीर का जाना है। बहुत भूख लगी है। पुलिसवाला हक्का बक्का रह गया। यह लड़का एस रैंक गेट से निकलकर ऑटो मांग रहा है। पीछे से मीडिया वालों ने तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। क्लिक क्लिक क्लिक। अगले दिन के अखबारों की हेडलाइन तय हो चुकी थी। लाल किले का रहस्यमयी सर्वाइवर हीरो या धोखा? लेकिन सिद्धू को परवाह नहीं थी। उसने एक काली टैक्सी रोकी, पीछे की सीट पर बैठा और ड्राइवर से कहा, भैया, पहले कनॉट प्लेस सीपी ले चलो। कुछ अच्छा खाना है। स्थान कनॉट प्लेस सीपी, इनर सर्कल। समय सुबह के 11 बजे।